अ, मैं आज मुझे बड़ी खुशी है कि हम आज वर्चुअल वर्कशॉप्स ले रहे हैं। हर साल हम एग्रोविजन फाउंडेशन का आयोजन नवंबर या दिसंबर मंथ में करते हैं। इस साल कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हमें हमारा एग्रोविजन का प्रोग्राम थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा। हमने सोचा कि हम फरवरी 5 से 8 तक ये एग्रोविजन का एग्जीबिशन ले सकेंगे, किंतु अभी तक हमारे यहाँ इस मामले में कोई गाइडलाइंस आई नहीं। इसलिए हमने ये सोचा है कि आज हम ये वर्चुअल वर्कशॉप शुरू करेंगे। मुझे खुशी है कि आज हमारे माननीय हमारे प्रवर्तक श्री नितिन जी गडकरी आज हमारे बीच में इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और आज ये प्रोग्राम आज जो शुरू हो रहा है उसमें हमने कई छोटे छोटे जो वर्कशॉप्स हैं जो हम लेते हैं, वो वर्कशॉप्स हमने रखे हैं। 4 दिन तक, आज से लेके 5, 6, 7, 8 तक ये वर्कशॉप्स, हर रोज 3 वर्कशॉप्स हम लेने वाले हैं। जैसे डेयरी का है, दुग्ध उत्पादन वाला प्रोग्राम है, सीताफल लागवड़ का है, कीटकनाशक के ऊपर क्या समस्या है, ऊस उत्पादन, जैसे गन्ने का उत्पादन वाला है, मधुमक्खी पालन है, शेळी मेंढी पालन है, उसमें कुक्कुट पालन है। ये सारी चीजें हम फिर से हमारे विदर्भ या जो हमारे बारानी खेती वाले फार्मर्स है उनके लिए हम ये वर्कशॉप रख रहे हैं। आज ये वर्कशॉप का जो इनॉग्रेशन है ये हमारे माननीय गडकरी साहब कर रहे हैं। मैं हमारे गडकरी साहब को विनंती करता हूं कि आज इसका इनॉग्रेशन करके बाद में हमारा प्रोग्राम जो वर्कशॉप का है वो आज हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे पूरे एग्रोविजन फाउंडेशन के पदाधिकारी मेरे बीच में यहाँ है। कुछ लोग बाहर से ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन ये कई फार्मर्स अभी 12 बजे ज्वाइन होने वाले हैं। तो मुझे खुशी है कि हम कम से कम ये कोरोना के टाइम हम आज हम बात नहीं कर पा रहे, हम डायरेक्टली फार्मर से नहीं मिल पा रहे, फिर भी हम ये माध्यम से हम ये आभासी कार्यशाला अब हम कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है। मैं इस अवसर पर हमारे माननीय मंत्री महोदय तथा हमारे एग्रोविजन के प्रवर्तक जो है, मुख्य प्रवर्तक का हम उनका स्वागत करते हैं। और शब्द सुमनों से स्वागत करते हुए मैं उनको विनंती करता हूं कि गडकरी साहब, हमारे आपका मार्गदर्शन आज हमें मिल जाता है तो हम अपने वर्कशॉप शुरू करेंगे। मैं गडकरी साहब से विनंती करता हूं कि वो मार्गदर्शन पर भाषण करें। नमस्कार नमस्कार। सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों और विशेष रूप से एग्रोविजन इस परिवार से जुड़े हुए सभी सम्माननीय अतिथिगण। सबसे पहले मुझे आज याद आ रही है कि आज हमारा ये 12वां एग्रोविजन का कार्यक्रम हो रहा है। अभी तक 11 एग्रोविजन के जो कार्यक्रम हुए, 11 साल, वो बड़े उत्साह के साथ नागपुर के रेशिमबाग ग्राउंड पर हजारों लोगों के सानिध्य में हमने कार्यक्रम बड़े जोश और होश के साथ किए थे। पर कोविड के कारण और उसके बारे में जो नीति नियम है उसकी सुस्पष्टता, उसके साथ जो अड़चन और समस्या आई, उसके कारण आज हम ये नहीं कर पा रहे हैं। इसका मुझे काफ़ी दुख भी है, पर हम सब के लिए इसके लिए एक कंपल्शन भी है, हमारी मर्यादा भी है। मैं एग्रोविजन की जब स्थापना हुई थी तब विशेष रूप से हम सब लोगों के मन में ये भावना थी कि विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और इस आत्महत्या का कारण क्या है उसको ढूंढकर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम निश्चित रूप से किसानों के जीवन को बदलने की कोशिश करेंगे। उन्हें एक विजन देंगे, जो एग्रीकल्चर भविष्य का है उसकी विजन देकर उनके जीवन में कोई बदल आ सकता है क्या, इसके लिए हम एक मदद के रूप में, एक कैटलिस्ट के रूप में काम करेंगे। मुझे खुशी है कि 11 साल किसानों के प्रबोधन का, प्रशिक्षण का और टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनके तक पहुंचाने का काम हमने किया है।
अब आने वाले समय में रोज परिस्थितियां बदल रही है। डिस्ट्रिक्ट वाइज, रीजन वाइज, स्टेट वाइज अलग अलग परिस्थितियां हैं। कृषि क्षेत्र में भी काफी बदलाव हुए हैं। आज की स्थिति में एक समय ऐसा था कि देश में फूड ग्रेन की शॉर्टेज थी। आज देश में हमारे पास फूड ग्रेन सरप्लस है। आज देश की समस्या है कि गेहूं सरप्लस है, चावल सरप्लस है, कॉर्न सरप्लस है, शुगर सरप्लस है और तेल भी में हम लोग शॉर्टेज में है। तो हमें अपने देश के हित में और किसानों के हित में किस प्रकार की विजन हमारे किसानों को देना है, इसका विचार करना होगा। तो पहला मेरा पॉइंट आप सबके सामने है कि डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर, डिमांड एंड सप्लाई के दृष्टि से इसका डाइवर्सिफिकेशन क्या करना चाहिए। पहला डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम कोशिश करें वो ये है कि हमारे देश में अभी एडिबल ऑयल की शॉर्टेज है। कोई क्लाइमेट में जैसे तेलंगाना, आंध्र या गोवा या कोकण के पार्ट में या केरल में हम पाम की प्लांटेशन कर सकते हैं, तो वहाँ पाम ऑयल हो सकता है। बहुत से जगह पर हम विदर्भ में और अनेक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सब जगह पर रब्बी पीक के रूप में सूर्यफूल लगा सकते हैं। सोयाबीन के बारे में हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के काफी पार्ट में सरसों का उत्पादन अच्छा होता है। गुजरात में भुईमुख का होता है और राइस का प्रोडक्शन बढ़ने से कारण हम राइस ब्रांड तेल का भी निर्माण कर सकते हैं। तो पहली बात है कि आत्मनिर्भर भारत में किसानों को इस बात को सोचना होगा कि एडिबल ऑयल में हम आत्मनिर्भर कैसे होंगे। और मैं एग्रोविजन के सामने पहला एजेंडा आप सबके विचारार्थ रखूंगा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम खाद्य तेल में हमारे देश को स्वयं पूर्ण करने के लिए किसानों को किस प्रकार की दिशा दें, पर एकड़ प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और उसके साथ साथ हमारा ऑयल प्रोडक्शन बढ़े ताकि हमारा इंपोर्ट कम हो। तो पहली बात ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो मैं पिछले 11 साल से हर बार यही बात कहते आया हूं, अब उसको काफी सफलता मिली है, वो यही है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। और मुझे खुशी है कि इथेनॉल की इकोनॉमी के बारे में आज प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग काफी समर्थन कर रहे हैं। हमारी सरकार ने केवल शुगर के प्रोडक्शन को कम करने के लिए अब मोलाइसिस से जो इथेनॉल बनता था, इसके अलावा शुगर केन जूस से इथेनॉल और बी मोलाइसिस यानी जो 11.5-12% शुगर निकलती है, उसमें से 4% जो मोलाइसिस निकलता था उसमें और 3-3.5% शुगर डाल के 7-7.5% तक का बी मोलाइसिस तैयार करना, ताकि शुगर का कन्वर्शन मोलाइसिस में करके मोलाइसिस का इथेनॉल में करना, उतनी शुगर का प्रोडक्शन कम हो, इसको भी अलाउ किया है। कॉर्न और राइस के लिए भी गवर्न किया है। और मेरे अंदाज से गवर्नमेंट ने परसों ही, मेरे यहाँ 4 दिन पहले मीटिंग हुई थी, बैंकिंग सेक्रेटरी थे, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सभी थे, तो बड़े प्रमाण पर सरकार ने 6% इंटरेस्ट इसमें सहूलत भी दी हुई है और बैंकों से एस्क्रो अकाउंट तैयार करके अब उनको इथेनॉल के लिए लोन भी मिलने की व्यवस्था की है। ऑयल मिल इथेनॉल खरीदी करेगी तो 3 रुपए लीटर, जो पैसा 3 रुपए 4 रुपए लीटर काटा जाएगा और बाकी पैसा उनको मिलेगा और इससे वो पैसा वापस भी हो जाएगा। और बैंकों ने भी इस लोन देने की शुरुआत की है। मेरा ये एम्बिशन है कि हमारे देश की इथेनॉल की इकोनॉमी 2 लाख करोड़ की बनानी है और इसके लिए इथेनॉल के अलग अलग प्रकार के उपयोग हो रहे हैं। दिल्ली में मेरे घर पर ठंड बहुत है यहाँ, तो हमने एक भट्टी बनाई है जिसमें जर्मनी से बनी हुई यहाँ लाई है, जिसमें इथेनॉल डालते हैं और CO2 भी नहीं निकलता, धुआं भी नहीं निकलता और हम लोगों का टेम्परेचर काफी अच्छा मेंटेन होता है। तो अब इथेनॉल से बाइक और स्कूटर के पंप भी खोलने की अनुमति सरकार ने दी है और इसके साथ साथ फ्लेक्स इंजन आइदर 100% पेट्रोल और इथेनॉल वो भी हम ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बाद इथेनॉल की इकोनॉमी बनाने में और काफी उसका उपयोग होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे कृषि क्षेत्र में डीजल की खपत बहुत होती है, तो अगले सप्ताह में 12 तारीख को
धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोलियम मंत्री है उनके उनके हिस्से हैं। हमारी नागपुर में जो कौस्तुभ गुप्ता है, उसकी जो कंपनी है, उन्होंने उनको मेरा खुद का ट्रैक्टर जो करीब 8-10 साल पुराना है, उसको सीएनजी पे कन्वर्ट किया है। पिछले 1 महीना 1.5 महीना दिल्ली में उसके पूरे टेस्टिंग हुए, उसको सर्टिफिकेशन मिला है और 12 तारीख को ये लॉन्च कर रहे हैं। ये ट्रैक्टर को सीएनजी में बनाने के लिए 40,000 रुपये खर्चा आता है, पर इस खर्चे से 1 लाख रुपए एक साल में किसान की बचत होती है, क्योंकि डीजल का खर्चा जो है वो 40% पे सीएनजी पे आता है। और ये ट्रैक्टर अगर आएंगे तो किसानों का जो खर्चा है वो अगर 1 लाख रुपए कम होगा तो ये बहुत बड़ा उसके लिए फायदा होगा। दूसरी बात ऐसी है कि ये जो सीएनजी है, ये अब राइस स्ट्रॉ से बनाने के बारे में भी हमने काफी इनिशिएटिव लिए थे और वो भी अब अंतिम इसमें है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में सीएनजी पर चलने वाली बसेस अब आई है, नागपुर में हमारे यहाँ चलती है बायो सीएनजी पर। कार और स्कूटर चलने लगे, कार और ऑटो रिक्शा चलने लगी बसेस के साथ साथ, वो छोटे ट्रक भी चलने लगे, अब ट्रैक्टर भी चलने होंगे। और ये सीएनजी का उत्पादन बायोमास को बायोडाइजेस्टर में डालकर या ऑर्गेनिक वेस्ट को डालकर सीएनजी का निर्माण करना, इससे किसानों की काफी आर्थिक बचत होगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि दिल्ली के जेएनयू के आईआईटी के जो प्रमुख है, उन्होंने मुझे एक प्रेजेंटेशन दिया था और उन्होंने ये जो बायोमास है, इससे बायोचार यानी जैसे एक तंदूर जैसा सिस्टम बनाई, उसमें हमारा कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, कोई भी आप बायोमास रखें, उसको अंगार लगा देते हैं और उसका कन्वर्शन एक जलाकर बायोचार में होता है। और बायोचार ये ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने में बहुत उपयोगी है। 1 टन बायोमास से 450-425 किलो बायोचार निकलता है और जहां जमीन में ये डालते हैं हम लोग, उसके 15-20 साल तक इफेक्ट है। और आपको पता है कि इससे ऑर्गेनिक कार्बन तेजी से बढ़ता है। हमने हमारे यहाँ प्रयोग किया था कि जहाँ 0.20 ऑर्गेनिक कार्बन था, वहां 25 टन गन्ने का उत्पादन हुआ 1 एकड़ में, और जहां 0.80 हुआ वहां हमें कम से कम 100 टन गन्ना हुआ। तो 4 गुना उत्पादन बढ़ सकता है ऑर्गेनिक कार्बन से। तो मैं अभी एग्रोविजन के लोगों को ये आह्वान करूंगा कि बीच में मैंने हेमंत जाम्बेकर जी को जेएनयू में आईआईटी में भेजा था, ये सब वो देख के आए, उसके रिपोर्ट लेकर आए हैं और इस बार आपके कोई सेमिनार में उनको बुलाकर इसका प्रेजेंटेशन वो देंगे, तो जरूर करिए। और मेरा अनुरोध है कि हर किसान अपने घर में ये बायोचार तैयार करे अपने खेत में, और ये 1 एकड़ में 4 टन अगर डाल सकता है तो इसके कारण बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज होगा। क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, इसका खर्चा कम करना, मैं एक मानता हूं कि प्रॉफिट कमाने के लिए, अच्छी खेती करने के लिए 2 चीजें महत्वपूर्ण है। एक, हमारे उपज के हमको अच्छे भाव मिले, और उपज तैयार करने के लिए जो एक्सपेंडिचर कॉस्ट है उसको हम कम करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने जीवामृत लाया, अब जैसे ऑर्गेनिक कार्बन की बात आई, फिर हम लोग कडू नीम का रस है, अलग अलग प्रकार के प्रयोग करके पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की जगह उसका उपयोग कर रहे हैं। अब ये बीच में माई साहब ने, उनकी किताब का विमोचन मैंने किया था, तो उन्होंने विशेष रूप से ये जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स से इस पर रिसर्च करके काफी बातें रखी थी। तब मैंने उनसे अनुरोध किया था कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मल्टीनेशनल कंपनी से हम जो दवाइयाँ खरीदते हैं वो पुराती नहीं है, तो क्यों नहीं हम ऐसे कोई उपाय ढूंढे कि जो हमें आसानी से मिल सकते हैं। तो पहली बात तो ऐसी है कि ये जो आसान उपाय है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में सक्सेसफुल हुए हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के अल्टरनेटिव हैं, उनको हम लोग उपयोग करके हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना और वैल्यू एडिशन करना। तो ये सूत्र पर, ये बातों के प्रयोगों के बारे में मैं आपको आह्वान करूंगा। तीसरा, जो पानी, ये हमारी सक्सेस स्टोरी है और मुझे बहुत खुशी हो रही कि एग्रोविजन में 11 साल से हमारा पूर्ति समृद्धि सिंचन योजना का जो एनजीओ है, वो हम लगातार वहाँ प्रेजेंटेशन करते हैं और इस साल उसको ग्लोबल अवार्ड मिला है। मैंने ये निर्णय किया था कि
एनएचआई के जब पुल रास्ते बनेंगे तो हम लोग नदी और नाले जो क्रॉस करेंगे उसी का एग्रीगेट निकालकर रोड में यूज करने की परमिशन लेंगे। तो हमने बुल्डाना जिला काफी जगह पर रिवोल्यूशन हुआ, लाखों कुएं रिचार्ज हुए हैं। जहाँ 1 घंटा पानी मिलता था वहाँ 15-16 घंटे मिलने लगा, और पीने के पानी की समस्या भी सुलझाई गई, और पानी होने से माइग्रेशन भी बुल्डाना जिले में रुका है। तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं इस प्रयोगों के बारे में लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। तो मुझे लगता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जो दूसरी बात महत्वपूर्ण है वो है मिल्क की, और उसमें अभी वीसी बैठे हैं सामने हमारे वेटरनरी यूनिवर्सिटी के नागपुर में। उनकी लेबोरेटरी का मैंने उद्घाटन किया, भारत सरकार से हमने उनको पैसे दिलाए गिरिराज जी से। अब उसमें यह है कि जो लेबोरेटरी है उस लेबोरेटरी में किसानों को लाकर, डेयरी वाले, उनके प्रशिक्षण वर्ग एग्रो विजन ले जिसमें वेटरनरी यूनिवर्सिटी मदद करे। और नए इसमें जो हमारा लाइव स्टॉक है, विशेष रूप से जो गाय है, जो देशी गाय 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर दूध देती है, तो साहिवाल का जो ब्रीड है, जो उसका ब्राजील में गई हुई साहिवाल की गाय थी जो 60 लीटर दूध देती थी, उसका जो बूल है उसका सीमेंस लाकर हम यहाँ अगर उसको इंजेक्ट करते हैं तो गोरी होगी, और वो गोरी कम से कम 20 और 25 लीटर की होगी। तो हमारे यहाँ की संतति जो है इसको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये एक वेटरनरी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर हमें ये बड़ा अभियान करना होगा, और विदर्भ की नस्ल पूरी हम उनका अभी आजकल ये तो उसके लिवर प्लांट भी करते, काफी टेक्नोलॉजी आगे गई है इसके। एग्रो विजन की ओर से 50-50 100-100 किसानों के ये एक ट्रेनिंग कैंप आयोजित करके हुए, मैं अब गिरिराज जी को पीछे लगा हूं कि हम लोग 10,000 वेटरनरी क्लिनिक देश में खोलें और वहां इस प्रकार की प्रक्रिया को गतिशील करें। तो मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। जो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहना चाहूंगा इसके साथ, मेरी इच्छा है कि हमने स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, अब एग्रो विजन स्मार्ट विलेजेस की बात करें। हमारी दिशा नाम की एक कमेटी होती है हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अध्यक्षता में। नागपुर में मेरे अध्यक्षता में कमेटी है, और उसमें 40 स्कीम्स हैं, और 40 स्कीम को पैसा उपलब्ध है, और उन स्कीम के अंदर में हम स्मार्ट विलेज कैसे बना सकते हैं इस पर हमको काम करना है। और मेरी इच्छा है कि हर गांव में कम से कम 50-60 युवाओं को रोजगार मिले, और इसलिए अभी हमारी तेजी से स्कीम दौड़ रही है। वो हमने गोबर से पेंट बनाया, और ये जो पेंट है ये 5 रुपए किलो गोबर खरीदते हैं। अब ये पेंट ये दीवार पर लगाया गया है, इसका प्राकृतिक पेंट करके नाम है, और ये पूरा एक तरफ ये पेंट गोबर से बना हुआ है इस दीवार पर, और ये सामने है वो एशियन कंपनी का उनका पेंट है। तो एशियन और नेरोलैक के क्वालिटी का पेंट, उसी से करीब 7-8 प्रॉपर्टीज इसमें ज्यादा है, और जो आधे प्राइस में मिलता है वो 550 रुपए लीटर है, ये 225 लीटर है। एक फैक्ट्री 15 लाख में शुरू होती है। एक गाय जो है वो कम से कम रोज दिन भर में कम से कम 15 से 20 से 30 से 40 किलो गोबर देती है। आप समझिए 25 किलो भी आया और 5 रुपए किलो भाव पकड़ा तो 125 रुपए आएगा। तो गोमूत्र से भी काफी चीजें होती है और गोबर से होती है, और गोबर से अगर हमने डिस्टेम्पर बनाया, ऑयल पेंट बनाया, और ये पेंट गांव में ही बेचा तो एक नया रोजगार तैयार हो सकता है। जयपुर में हमका उसका ट्रेनिंग चालू हुआ है। इतने लोग आ रहे हैं कि हम ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे। अभी हमारे पास 750-800 एप्लीकेशन आई है, अभी 100 लोगों का ट्रेनिंग हुआ है। और मेरा ये सपना है कि हर गांव में एक गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री शुरू करना। तो मैं आपको ये कहूंगा ये बहुत फायदे की बात है, और इसके लिए भी हम लोग जरूर कोशिश करें ताकि ये शुरू हो। मैंने अभी पांचगांव करके एक गांव दत्तक लिया है। गांव में मैंने काफी काम किए, सीमेंट रोड बनाए, अच्छे स्कूल बनाए, स्मशान भूमि बनाई, समाज भवन बनाया, हॉस्पिटल बनाया, पीने के पानी की समस्या सुलझाई, और ड्रेनेज बनाया। अब वहां उस गांव में मैंने एक गालीचा तैयार करने वाला प्रकल्प शुरू किया। वहां 30 महिलाएं काम करती है रोज, और वो ट्रेनिंग ले रही है, और 25 से 30 हजार में एक हैंडलूम बनता है। और वो जो कॉटन वेस्ट आता है, चिंदी, वो चिंदी से हमने दरिया बनाई है, और वो जो दरिया है इतनी सुंदर है
कि अभी रवि जी को मैं कहूंगा कि मैं उनको कहा है कि पूर्ति में दो, तो मार्केट में मैंने उनको पूछता हूँ कितने में है, तो कोई बोलता है 5,000 की, 6,000 की। वो बनती है 400 रुपये में, और हम 500 रुपये में बेचते हैं। तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि हर गांव में, और अपने गरीब लोग हैं बेचारे, गद्दी भी की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर अगर आपने उसी रखी तो उसी पे सो सकते हैं केवल 500 रुपये में। और बड़े साइज की है वो, साधारणता 600-700 में वो दे देंगे। तो नेचुरली ये छोटी रिक्वायरमेंट लोगों की, गरीब लोगों की पूरी होगी, और ये भी एक महिलाओं को रोजगार मिलेगा। फिर एक हनी का है, जिससे किसान का उत्पादन 25% बढ़ता है पेटी देने का। कल मैंने एक बड़े व्यक्ति को कहा कि आप इस समय 10,000 पेटियां फ्री ऑफ चार्ज बांटिए। और खादी ग्रामोद्योग की हमने इसमें स्फूर्ति योजना में, ये खादी ग्रामोद्योग में हनी के लिए हमने क्लस्टर देना शुरू किया है, और एक एक गांव में हनी का क्लस्टर तैयार करेंगे तो हनी भी इकट्ठा होगा। तो हनी बनाएंगे, दरी बनाएंगे, पेंट बनाएंगे, और गांव में इससे अलग अलग चीजें क्या बना सकते हैं। अभी मैं आपके कार्यक्रम में आने के पहले स्वीडन के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे पास आए थे, और वो 1500 करोड़ इन्वेस्ट करके बाम्बू से काफी चीजें बनाने का प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में डालना चाहते हैं। तो आज ही मैंने उनको गढ़चिरौली के बारे में बताया। तो मेरा आपसे सुझाव यह है कि हमने बाम्बू का प्लांटेशन बड़े पैमाने पर शुरू किया है। तो गेहूं चावल को छोड़कर गांव के गांव में किसानों का उत्पादन कैसे बढ़े, गांव के लड़कों को रोजगार कैसे मिले, और उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास, तीनों का इंटीग्रेटेड विचार हमें करना है। जैसे अभी मैंने बहुत आग्रह किया है, कोशिश कर रहा हूं मैं, कि सोयाबीन की केक निकलती है तो उसका वेज चिकन और वेज मटन आता है। और ये अभी मटन चिकन जो ओरिजिनल है वो 600, 650, 700 रुपये किलो है। ये 200, 250, 250 रुपये किलो है। और ये 30% अगर चिकन में और मटन में मिला भी दिया तो समझ में नहीं आता, इतना टेस्ट वैसी है। तो इसमें विशेषता यह कि 49% प्रोटीन है। हमारे किसान, गरीब लोग 49% प्रोटीन वाला खाएंगे तो उनका स्वास्थ्य कितना अच्छा होगा। तो उनके स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, और गांव के विकास के लिए कृषि विकास भी होगा, आर्थिक विकास भी होगा, रोजगार भी मिलेगा, और गांव भी स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बने, कचरा मुक्त बने। गांव में इंटरनेट आ गया है, गांव की दीवारें अच्छी साफ हो। तो स्मार्ट विलेज, इस कल्पना को मैं मानता हूं कि अब हमारी सभी एक्सपर्ट लोग बैठकर करें। और ये जो जितने कार्यकर्ता हमारे हैं उनको कहे कि हर गांव में एक फार्मर प्रोड्यूस कंपनी और एक गांव की विकास समिति बनाए, और गांव का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने विविध योजनाओं के द्वारा हम उनको उपयोग करें, मदद करें। और उसमें से पानी से लेकर इकोलॉजी, एनवायरमेंट तक के सभी बातों के बारे में एक समिति ध्यान देगी, और हम लोग एक समृद्ध संपन्न भारत की ओर जाएंगे। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हर साल हमने टेक्नोलॉजी को, नए विकास की दिशा को, विजन को किसानों के पास पहुंचाने की कोशिश की। मैं गन्ने की फैक्ट्री लगाई, शुगर फैक्ट्री, तब मैंने यही सपना देखा था कि हमारे विदर्भ के किसान आत्महत्या नहीं करेंगे, वो करोड़पति बनेंगे। परसों मैंने मीटिंग की थी और मुझे बड़ी खुशी हुई कि 100-100 टन उत्पादन करने वाले किसान मीटिंग में उपस्थित थे। एक ने कहा कि मैंने 80 लाख रुपए कमाए इस साल। तब मुझे बहुत खुशी हुई। एक ने कहा 50 लाख कमाए, एक ने कहा 60 लाख कमाए। तो ये किसान अगर एक 50-50, 60-60 और 80 लाख कमाएंगे तो किसान क्यों नहीं गाड़ी में घूमेंगे? किसान का लिविंग स्टैंडर्ड क्यों नहीं बढ़ेगा? किसान कर्ज मुक्त क्यों नहीं होगा? तो अब एग्रो विजन एक मूवमेंट है, ये सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की मूवमेंट है, एक मिशन है कि हम लोग एक हमारे गांव को एक स्मार्ट विलेज बनाएंगे। गांव को शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और विकास सब बातों की योजनाएं वहां रखेंगे। किसानों का आर्थिक विकास करने के लिए फार्मर प्रोड्यूस कंपनी गांव में बनाएंगे। गांव के सर्वांगीण विकास के लिए गांव स्वच्छ हो, सुंदर हो और प्रदूषण मुक्त हो, इसके लिए एक कमेटी होकर वो लोग मिलकर काम करें। गांव में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, गांव में खेलने का एक अच्छा मैदान हो और ता खेले, गांव में ड्रेनेज को जाने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था हो, गांव का कचरा, ऑर्गेनिक वेस्ट एक जगह इकट्ठा हो, गांव में ऑर्गेनिक खेती हो,
गांव में जानवर जो है, गाय भैंसे से लेकर वो जो कंसेप्ट मैंने रखा उसके आधार पर अच्छे हो, और इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी कोई पूरक उद्योग हो, और इस प्रकार की गांव की एक एक गांव की इकोनॉमी हमारे इनिशिएटिव से हम बदलकर एक समृद्ध, संपन्न और विकसनशील गांव के रूप में उसको परिवर्तित करना, यही एक प्रकार से आत्मनिर्भर भारत की योजना को आगे ले जाना होगा। मैं मानता हूं कि टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as a knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future। और मैं यही मानता हूं कि क्या नॉलेज का, टेक्नोलॉजी का और उसके साथ दोनों को मिलाकर अप्रोप्रिएट विजन देकर, जो हमारी जमीन बंजर पड़ी हुई है, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो गांव के लड़कों को रोजगार नहीं है, क्या इन सब लोगों की नई दिशा देने में एग्रो विजन कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? क्या ये परिस्थिति को बदल सकता है? क्या मैं अब सरकार में भी हम, राज्य सरकार, भारत सरकार, सब हमारे साथ है। भालेराव करके जो मेरे ओएसडी है, मैंने उनको कहा है कि ये 40 योजना जो दिशा है वो आप तैयार करो, और मैं एग्रो विजन की ओर से ये 40 योजनाओं को देता हूं। और रमेश मानकर जी को मेरा अनुरोध है कि आप जाकर हर जगह पर फार्मर प्रोड्यूस कंपनी और गांव सुधार समिति, दो दो कमेटियां तैयार करके दिशा की योजना के द्वारा गांव का सुधार होगा। और फार्मर प्रोड्यूस कंपनी को गवर्नमेंट के स्कीम में कोई औजारे लगती है गांव में, सब साथ में आएंगे। हम गांव में ट्रैक्टर का कन्वर्शन हम लोग सीएनजी पे करेंगे, गांव में ऑर्गेनिक खाद तैयार करेंगे, गांव में जीवामृत तैयार करके उसकी व्यवस्था करेंगे। और ये 40 योजनाओं के द्वारा गांव का विकास करके बाकी भी योजना गांव के लिए लेके आएंगे। फिर गांव में कोई व्यक्ति होगा वो गोबर से पेंट बनाने का काम करेगा, कोई मधुमक्खी के लिए वो हनी हनी बीज का काम करेगा। तो धीरे धीरे गांव में इनोवेटिव और अच्छी कल्पना को लेकर गांव को अच्छा बनाने के लिए सुंदर, स्वच्छ, आदर्श विलेज, और गांव में 24 घंटे पानी मिले, गांव में नदी और नालों का खोलीकरण, रुंदीकरण का काम हो। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी जेसीबी कंपनी के एमडी नागपुर आए थे, और उन्होंने अभी जेसीपी को हमारे जो दिया है उसको सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया है। अभी वो जेसीबी में डीजल में डालता था। अब हमारी भी आर्थिक स्थिति शुगर फैक्ट्री की बड़ी अड़चन की रहती है, तो अब हम लोग बायो सीएनजी बनाते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि सभी प्रकार की रोलर से लेकर ट्रक तक और जेसीबी ये पूरा सीएनजी पर लाए, और मैं अपने फैक्ट्री से सीएनजी फुकट में दूं, और ये रोलर और ये मिला के हर गांव में रास्ता बना के दें। पर गांव वाले थोड़ा बहुत सीएनजी का पैसा कंट्रीब्यूट करें, 10 रुपए में 5 रुपए वो दें, और गांव में हम अच्छी व्यवस्था करके दें। तो रोलर, 2 ट्रक और जेसीबी और सब मशीन सीएनजी पर कन्वर्ट करने वाला एक सेट मैं तैयार कर रहा हूं, और ये सेट घूमता रहेगा। और हम इसी प्रकार से लोगों के लिए मदद अपने तरफ से भी करते रहे। तो इसी प्रकार से हम प्लांटेशन, बांबू प्लांटेशन, एनवायरमेंट, फिर ये छोटी हर वेस्ट का उपयोग, अब सब्जियां को एक्सपोर्ट करने की बात हम कर रहे हैं। मैंने इस समय इनिशिएटिव लिया, 12 कंटेनर ऑरेंजेस अभी तक एक्सपोर्ट हुए, और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ से बांग्लादेश के लिए गाड़ी आ गई, 40-50 बार ट्रेन गई है। अब हम लोग पूरे देश का मार्केटिंग भी इस प्रकार से कर सकते हैं, क्या ब्रांडिंग करके। तो धीरे धीरे किसानों को एक नया साधन मिल रहा है, और इन सब इसको किसानों को शक्तिशाली बनाना, उनकी परचेसिंग पावर को मजबूत करना, और उनके इनकम को बढ़ाना, और एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना, इसके आधार पर समृद्ध, संपन्न और विकसनशील गांव, इस नए सपने की ओर वो पूरा करने के लिए हमको आगे जाना होगा। चलो गांव की ओर। और एग्रो विजन अपने कार्यकर्ताओं का, मैंने बीच में कहा था कि उनकी मेलिंग लिस्ट तैयार करें, उनको एक आइडेंटिटी कार्ड दें, और हमारे कार्यकर्ता एक एक गांव में फार्मर प्रोड्यूस कंपनी और एक हमारी गांव सुधार समिति दो दो तैयार करें, सब पार्टी के लोगों को उसमें लें। अभी मैं ये फार्मर प्रोड्यूस कंपनी को मैंने राहुल ठाकरे को कहा है कि हम लोग हाइड्रोपोनिक की 100 एक एक एकड़ के, मैंने कहा कि हम ये बनाएंगे, और वो सब्जियां कनाडा के एक्सपोर्ट करेंगे। अभी हम 7 कंटेनर कनाडा में सब्जियां भेज रहे हैं, और 20 कंटेनर दुबई भेज रहे हैं। तो कनाडा में अगर ये ऑर्गेनिक जाएगी तो मिनिमम भाव
125 150 रुपए किलो तक किसानों को मिले। और ये मिल जाएगा तो एक खाद का पैसा कम होगा, और एक एक एकड़ का अगर हर आदमी का हाइड्रोपोनिक होगा तो बहुत अच्छा इनकम मिल सकता है। तो मुझे लगता है नई नई टेक्नोलॉजी, और ये जो हाइड्रो 1 एकड़ का करना है, इसमें खर्चा आता है 40 लाख रुपए। और मैंने योजना बनाई, वो किसान को 5 से 10 हजार रुपए केवल खर्चा आएगा, बाकी मैं उसमें सब कराने की व्यवस्था कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं ऐसी अनेक योजनाएं हमारे तरफ से हम व्यवहारिक रूप से एग्रोविजन के नाम से गांव में शुरू करें। और आज 12 साल का अनुभव बहुत हो गया, अभी हम बच्चे नहीं रहे, हम किशोर अवस्था में आए हैं। तो गांव के तरफ जाकर प्रत्यक्ष सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में हमने 1 गांव अच्छा किया, 2 गांव अच्छे किए, 10 गांव अच्छे किए, 100 गांव अच्छे किए, 500 गांव अच्छे किए, और हर गांव में एग्रोविजन का बोर्ड लगा है। और वो इस प्रकार के उपक्रम चल रहे हैं। और सरकारी योजना, सरकार में मैं हूँ, मैं सभी मदद, मैं चेयरमैन नागपुर जिले की कमेटी का, सब योजनाओं में मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, और उसका किताब भी मैं तैयार करके देता हूँ। तो मुझे लगता है कि अब इसको थोड़ा हम जो जा रहे, केवल एग्जीबिशन बनाना, वर्कशॉप करना, यहाँ तक सीमित नहीं, ये काम महत्वपूर्ण है, योग्य भी है, पर इसके जाकर प्रत्यक्ष रूप से जमीन पर बदलाव लाना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया को गतिशील करना, और इसको एक एग्रीकल्चर मूवमेंट, कृषि आंदोलन के रूप में इसको बनाना। ये मूवमेंट ना कोई पार्टी की है, ना कोई व्यक्ति की है, ना कोई नेता की है। ये मूवमेंट किसानों के सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए शुरू की हुई मूवमेंट है। और इसलिए सबका कल्याण हो, सब गांव समृद्ध संपन्न हो, गांव में कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, पूरे गांव के किसान कर्ज मुक्त होंगे। और इसी प्रकार के भाव से अगर हम आगे जाएंगे तो मुझे लगता है कि अब दिन अब दूर नहीं है। अब हमें जल्दी जल्दी हमारे उद्दिष्ट तक पहुंचना है। इस साल कोविड के कारण काफी अड़चने आई, फिर भी आपने ये किया। आखिर में और एक बात रवि आपको बताऊंगा कि अभी सुरेश भट्ट सभागृह में हाँ जी। मैंने एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन, जो हाँ। आप कल्पना नहीं कर सकते इतना बड़ा, एक डोनेशन में लगाया है। अरे वाह। और और अमजद खान, अपना नहीं, कौन सा, आमिर खान, उसके साथ इनॉग्रेशन का कार्यक्रम तय किया था, पर वो नहीं हो पाया। तो अभी मैं उसका कल ही आप नागपुर आऊंगा आज, तो 15-10 एक दिन में उसका इनॉग्रेशन का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा। बच्चों के लिए हम पिक्चर दिखाएंगे। तो वो हाँ। इतना बड़ा स्क्रीन है, उसका उपयोग करके किसानों के लिए कोई वर्कशॉप लेते समय ये जो प्रेजेंटेशन है वो स्क्रीन पर दिखाकर, हाँ। हाँ। क्या इसके द्वारा गन्ने से लेकर कपास से लेकर सोयाबीन तक, क्या इस प्रकार का वर्कशॉप, एक बार 1,500 किसान बैठे हैं और स्क्रीन पर बैठाकर उनको समझाया जा रहा, ऐसी आईटी वर्कशॉप हो सकता है बिल्कुल। क्या? बिल्कुल तो हो ये सकता अब मैं फ्री ऑफ चार्ज स्क्रीन आपको मिला है, एग्रोविजन के लिए आप इसका उपयोग करिए। है। क्या करेंगे। और ये सुरेश भट्ट सभागृह भी हम लोग कॉरपोरेशन का उपयोग इतना बड़ा बना है, और एयर कंडीशन है, किसान बैठ के उसमें से उनकी स्कूलें होती रहेगी। और हम ये जो राजकारण करके है जो हमारे यहाँ नागपुर में, उसको मैंने कहा वो अभी कृषि कल्याण को भी यूट्यूब पर वेबसाइट डाल रहा है, उसको भी अपने साथ जोड़ दो। और हाँ वो जी। काम करने के लिए तैयार है, उसका आर्थिक स्थिति अच्छी है, उसने काफी काम किए, मैंने भी उनको काफी सपोर्ट किया है, वो मदद करने के लिए तैयार है। अपना कार्यकर्ता करके उसको नितिन कुलकर्णी के साथ जोड़ लो। और ये स्क्रीन का उपयोग करके क्या हमारे हाँ जी। प्रेजेंटेशन वर्कशॉप आईटी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हो सकते हैं क्या? और पहला वर्कशॉप जो है वो वेटरनरी यूनिवर्सिटी के वीसी साहब बैठे हैं, उनको बोलो हाँ। कि ये जो हमको दूध की क्रांति करनी है, मदर डेयरी और उनको मिलकर एक 3,000 किसानों का, अभी तो इस समय 1,000-1,500, क्योंकि वहां 2,200 की कैपेसिटी है, तो 1,100 किसान बैठ सकते हैं। और तैयारी करके, अच्छी फिल्म तैयार करके, राजकारण को उसका उपयोग करके, और कमेंट्री के साथ फिल्म और वो सब तैयार करके, क्या हम लोग ये दूध की क्रांति जो कर रहे हैं, दुग्ध क्रांति, इसमें हम लोग क्या पहला वर्कशॉप उसका कर सकते हैं क्या? तो मैं आपको कहूंगा कि ऑरेंजेस में, फिर दूध के लिए, फिर बाम्बू के लिए, फिर सब्जी वेजिटेबल्स हाइड्रोपोनिक के लिए, इस प्रकार के हम लोग रेडीमेड अपने कोर्सेस आईटी पर हमारी फिल्म तैयार करके प्रेजेंटेशन तैयार करें, और वो प्रेजेंटेशन फिर हम लोगों को रखकर एक भाषण के साथ रखें, वो इफेक्टिव होगा और किसान भी उसमें सीखेंगे। तो आने जब वाले समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, गांव की ओर जाना, गांव को समृद्ध संपन्न बनाना,
किसानों को कर्ज मुक्त करना और नए नॉलेज एज ए पावर को किसानों तक पहुंचाकर अब इस गति को हम 12 साल के हुए हैं, अब हमने दौड़ना चाहिए। जब 2 साल का बच्चा होता है तो वो हम लोग 3 चक्के के गाड़ी पर गुड़गुड़ी पर बोलते हैं बेटा आओ आगे आओ, एक एक पैर वो डालता है उसका कौतुक होता है। अब वो खत्म हो गया है, अब हम किशोरावस्था में आए हैं, अब हमको दौड़ना है और तेजी से ओलंपिक रिकॉर्ड भी तोड़े इतनी दौड़ से आगे जाना है। इसी प्रेरणा को लेकर आप इसके आगे जाइए, यही आपसे अनुरोध करते हुए मैं फिर से एक बार आप सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए नए लोगों को जोड़कर इस मूवमेंट को बढ़ाइए, सबको काम दीजिए, सबको जिम्मेदारी दीजिए, अलग अलग सेक्टर का प्लान करिए और इसको आगे ले जाइए। यही आपसे अनुरोध करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मानकर जी वोट ऑफ थैंक्स देंगे। एग्रोविजन फाउंडेशन के मुख्य प्रवर्तक आदरणीय नितिन गडकरी साहब ने एक 4 दिन का अभ्यास वर्ग का उद्घाटन किया है। मैं एग्रोविजन फाउंडेशन के तरफ से उनका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। धन्यवाद। यहाँ मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि ये 21वीं सदी के 21वें साल में नितिन जी ने हमें बहुत अच्छा एक लक्ष्य दिया है कि भी हमको दौड़ना है और वो भी गांवों की ओर। और नितिन जी आपने जो भी अभी आउटलाइन किया है हम लोग उस पर बहुत जल्दी अमल करेंगे। एक अच्छा सा ऑडियो विजुअल का हाई इम्पैक्ट वर्कशॉप दूध के लिए, संतरे के लिए या बाम्बू के लिए हम लोग अभी नए आपने जो बताया भट्ट सभागृह वहां उसका आयोजन करेंगे। और जैसे आपने कहा है कि ये आत्मनिर्भरता की ओर जाने के लिए गांवों के और एग्रोविजन जाके अभी अपना स्प्रेड ज्यादा बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको बहुत अच्छी आज दिशा दी है और मुझे लगता है कि एग्रोविजन के सारे कार्यकर्ता बहुत जोश से और होश के साथ जुड़ जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। माझा आवाज येतो?